नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारे चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 के ऊपर होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं पेपर नंबर 1 का नाम मेरे प्यारे दोस्त तो बताया गया है शिक्षा के दार्शनिक आधार। साथ में इसमें ये भी जोड़ लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त कि इसमें पाश्चात्य दर्शन के बारे में हम केवल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पेपर नंबर 1 का नाम है शिक्षा के दार्शनिक आधार और साथ में इसमें कौन सा रहेगा, केवल पाश्चात्य दर्शन रहेगा। ये आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, शिक्षा शास्त्र अगर आपका सब्जेक्ट है तो एक बार आप जरूर सिलेबस उठा के देख लीजिएगा कि कहीं आपके पेपर नंबर 1 का नाम मेरे प्यारे दोस्त शिक्षा शास्त्र के दार्शनिक आधार है या नहीं है। अगर है तो आप धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए, नहीं है मेरे प्यारे दोस्त तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कहीं पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 या पेपर नंबर 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं, जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको लगेगा कि सर ने जो है पेपर नंबर 1 की तैयारी तो बहुत ज़बरदस्त करवा रखी है, लेकिन जब वहां पर आप पेपर देने बैठेंगे मेरे प्यारे दोस्त तो आपके सामने एक भी प्रश्न हमारा पढ़ाया हुआ आएगा नहीं। फिर आप कहोगे सर आपने कैसे पढ़ाया था, मन ही मन हो सकता है गाली भी दो कि सर आपने तो जो पढ़ाया था वो एक भी नहीं आया। तो सर की गलती नहीं है, सर बार बार बोल रहे थे कि भैया एक काम करो कि पेपर नंबर 1 जरूर चेक कर लेना कि आपके पेपर नंबर 1 का नाम क्या है, क्या आपकी जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसके सिलेबस से या जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दोनों मैच करता है कि नहीं करता है। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। बात करते हैं इसमें हम कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त, और ये आपका जो है पार्ट नंबर 1 है। कौन सा है मेरे प्यारे दोस्त, पार्ट नंबर 1 है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा हम केवल खंड आ वाले सेक्शन को कवर करेंगे जिसको अति लघुत्तरीय प्रश्न के नाम से जानते हैं। उसी से देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और हमें उनका जवाब कैसे कैसे देना होगा। वैसे कई कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं अति लघु उत्तरीय के जिनको आप लघु उत्तरीय में भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि 150 शब्द कहते हैं और जो यहाँ पे दिया गया है लगभग 150 शब्द ही होगा। ठीक है, तो एक बार ये आप आराम से तैयारी कीजिए, पढ़िए। अगर आपको लगता है कि ये अति लघु उत्तरीय में आएगा तो अति लघु उत्तरीय में लिख देना, लघु उत्तरीय में आता है तो लघु उत्तरीय में भी चिपका दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शिक्षा दर्शन को परिभाषित कीजिए। शिक्षा दर्शन को आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त, परिभाषित करना है। मतलब किस विद्वान ने शिक्षा दर्शन को क्या कहा है, उसकी क्या परिभाषा दी, उसकी क्या डिफिनेशन दी है, उसी के बारे में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना है कि शिक्षा दर्शन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कनिंघम ने लिखा है। कनिंघम महोदय क्या लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, प्रथम मतलब पहली बात तो वो ये लिखते हैं कि दर्शन सभी वस्तुओं का विज्ञान है। पहली बात वो बताते हैं कि दर्शन क्या है, सभी वस्तुओं का विज्ञान है। इसी प्रकार शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं को उसके सभी मुख्य पक्षों में देखता है। मतलब कह रहे हैं कि ये आप पहली बात तो ये मानिए कि जो दर्शन है वो सभी वस्तुओं का क्या है मेरे प्यारे दोस्त, विज्ञान है। और इसी के आधार पर देखें तो जो शिक्षा दर्शन होता है इसका कार्य क्या हो जाता है, शिक्षा की जितनी भी समस्याएं होती हैं उनके सभी मुख्य पक्षों से क्या करता है, शिक्षा दर्शन उनको देखता है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि दर्शन सभी वस्तुओं को अंतिम तर्कों एवं कारणों के माध्यम से जानने का विज्ञान है। ये क्या दूसरी बात क्या बताते हैं, पहली बात तो उन्होंने बताया कि जो दर्शन है वो सभी वस्तुओं का विज्ञान है, उसी में वो दूसरी बात बताते हैं कि जो दर्शन है मेरे प्यारे दोस्त वो सभी वस्तुओं को अंतिम तर्कों एवं कारणों के माध्यम से जानने का विज्ञान है। ठीक है, इसीलिए लिखते हैं, इसीलिए भी शिक्षा दर्शन शिक्षा के क्षेत्र में गहनतर समस्याओं का समग्र रूप से अध्ययन करता है और शिक्षा विज्ञान के लिए उन समस्याओं को अध्ययन के लिए छोड़ देता है। मतलब कहते हैं कि जो समस्याएं शिक्षा में आपको देखने को मिलती हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनका जो है समग्र रूप से अध्ययन कौन करता है मेरे प्यारे दोस्त, तो शिक्षा दर्शन करता है। और उनका अध्ययन करने के बाद मेरे प्यारे दोस्त उनको उनका अध्ययन करने के लिए जो है किसके ऊपर छोड़ देता है, तो शिक्षा दर्शन के ऊपर ही छोड़ देता है। वही उसका अध्ययन करता है और वही उसका मेरे प्यारे दोस्त निवारण या समाधान भी निकालता है। लिखते हैं जो तात्कालिक है तथा वैधानिक विधि से सरलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं कि छात्र योग्यता के मापने की समस्या जो है ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब यहाँ पर दे पाएंगे। आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ बताते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन जो है मेरे प्यारे दोस्त दर्शन शास्त्र की भांति एक विषय है। जैसे दर्शन शास्त्र आपके सामने एक सब्जेक्ट के रूप में दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन भी एक दर्शन शास्त्र की तरह जो है एक विषय है जो शिक्षा की गहन समस्याओं पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार करता है। क्या करता है, शिक्षा में जितनी भी समस्याएं दिखाई पड़ती हैं उनको तर्क पूर्ण ढंग से मेरे प्यारे दोस्त क्या करता है, उनका
उन पर विचार करता है, ठीक है? क्या करता है? विचार करता है और शैक्षिक समस्याओं का दार्शनिक ढंग से हल निकालने का प्रयास करता है। जो शैक्षिक समस्याएँ होती हैं, उनको दार्शनिक ढंग से पहले तो उनका अध्ययन करता है, फिर उसके बाद वो जो समस्याएँ होती हैं, उनका समाधान भी ढूँढता है, उनका हल निकालने का प्रयास करता है। अर्थात शिक्षा के विभिन्न अंगों के संबंध में दार्शनिक विचारों का निर्धारण शिक्षा दर्शन कहलाता है। मतलब अगर आप एक लाइन में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि शिक्षा के विभिन्न अंगों के संबंध में दार्शनिक विचारों का निर्धारण शिक्षा दर्शन कहलाता है। इस प्रकार से आप लिख करके बता सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब दूसरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो दूसरा प्रश्न यहीं पर आपसे पूछा गया है कि शिक्षा दर्शन के विषय क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या बताना है आपको? शिक्षा दर्शन का विषय क्षेत्र क्या होता है, उसके ऊपर आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है? तो लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, बताएंगे कि वस्तुतः जो है मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा की प्रत्येक क्रिया को शिक्षा दर्शन के अंतर्गत रखा जाता है। क्या करते हैं कि जो शिक्षा की जितनी भी क्रियाएँ होती हैं मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा के अंतर्गत जितने भी कार्य किए जाते हैं, उन सभी को हम शिक्षा दर्शन के अंतर्गत ही रखते हैं। उदाहरण के तौर पे बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य जो है, ये भी शिक्षा दर्शन के अंतर्गत ही आता है। शिक्षा का अर्थ भी जो है आपका मेरे प्यारे दोस्त शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आता है। शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए जिससे बालक को पढ़ाना है, वो भी आपका शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आता है। शिक्षक कैसा होना चाहिए, ये भी शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आता है। प्रशासन कैसा होना चाहिए, पर्यवेक्षण कैसा होना चाहिए, नियोजन कैसा होना चाहिए, परीक्षण विधि मतलब परीक्षाएँ कैसी ली जानी चाहिए और शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, ये सभी चीज़ें जो हैं शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में ही आते हैं मेरे प्यारे दोस्त। लिखते हैं आदि अनेक कार्यों को शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में ही सम्मिलित किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं? शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में आ जाती हैं। फिर भी संक्षेप में अगर देखा जाए मेरे प्यारे दोस्त, तो शिक्षा दर्शन का क्षेत्र जो है शिक्षण, शिक्षण विधि, शिक्षक तथा शिक्षार्थी का संबंध ही माना जाता है। मतलब कह रहे हैं अगर इसको आप शॉर्टकट में जानना चाहते हैं तो कुछ तत्व आप याद रख सकते हैं कि शिक्षण मतलब आपको क्या पढ़ाना है, शिक्षण विधि कैसे पढ़ाना है, शिक्षक कौन पढ़ाएगा और शिक्षार्थी कौन पढ़ेगा। इतने लोग ही आपके शिक्षा दर्शन के विषय क्षेत्र में आते हैं मुख्यतः, अगर आप बात करना चाहें। बाकी तो यहाँ पे ऊपर बताया ही गया कितनी सारी चीज़ आ जाती हैं, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं और भी सारी चीज़ें उसमें जुड़ती रहती हैं। ठीक है? तो आगे लिखते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही हम किसी भी देश की राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर सकते हैं और इस शिक्षण के स्वरूप को निर्धारित करने में दर्शन का प्रमुख हाथ होता है। मतलब कह रहे हैं कोई भी राष्ट्र है और अगर आप उसके चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो उसका एक और केवल एक माध्यम है, वो है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हैं, किसी राष्ट्र या किसी देश के राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण आप कर सकते हैं, ठीक है? और इस शिक्षण के स्वरूप को, जो ये शिक्षण का जो स्वरूप बनाया जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसका निर्धारण कौन करता है? तो दर्शन ही करता है मेरे प्यारे दोस्त। कौन करता है? दर्शन ही करता है। तो आई होप ये आपका दूसरा नंबर प्रश्न भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर मेरे प्यारे दोस्त। तो तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, संक्षेप में बताइए। मतलब एक जो है कोटेशन आपको दिया गया है कि जो शिक्षा होता है वो दर्शन शास्त्र का गत्यात्मक पहलू, गत्यात्मक का मतलब होता है कि इसमें लगातार मोशन पाई जाती है, यही दर्शन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, लोगों तक पहुंचाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो दर्शन शास्त्र है मेरे प्यारे दोस्त, ये गौड़ है, ये रुका रहता है, कहीं पे स्टेंट है, ठीक है? वो कांस्टेंट है, आप कह सकते हैं ये कांस्टेंट है, ये कहाँ पे, कहीं एक जगह पे रुका रहता है। लेकिन अगर इसको चलना है और इसको लोगों तक पहुंचना है तो वो एक ही माध्यम से पहुंचाया जा सकता है, वो भी शिक्षा। तो वही बताते हैं कि जो शिक्षा है वो दर्शन शास्त्र का एक गत्यात्मक पहलू है, इसके ऊपर आपको बताना है, ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि शिक्षा जो है मेरे प्यारे दोस्त दर्शन शास्त्र का गत्यात्मक पहलू है। अर्थात अर्थात मतलब इसका अगर हम दूसरे शब्दों में इसको कहना चाहें तो कह सकते हैं कि शिक्षा द्वारा जीवन के लक्ष्य भी प्राप्त हुआ करते हैं। मतलब बताते हैं कि अगर आप जानते हो तो ये भी जान लीजिए कि शिक्षा के द्वारा जीवन के जो लक्ष्य होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, लक्ष्य भी प्रभावित होते हैं। आपके लक्ष्य क्या हैं और उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपके शिक्षा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? आगे लिखते हैं सामाजिक आवश्यकताओं और विचारों का निर्माण शिक्षा द्वारा होता है। जो सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्त की, समाज जो सोशल लाइफ होती है उसमें जो नीड्स होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्त, और विचारों का निर्माण, उनका विचार क्या होगा, इनका निर्माण जो है शिक्षा के द्वारा ही होता है। और इनसे जीवन का लक्ष्य प्रभावित भी होता रहता है। मतलब कह रहे हैं इनसे क्या होता है, जो जीवन का लक्ष्य होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो प्रभावित होता रहता है। मतलब अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे जानना चाहें तो एक कहानी के माध्यम से जान सकते हैं
कि जैसे मान लीजिए कि किसी समाज में, या आप मान सकते हैं कि 2 मित्र रहते थे, ठीक है? 2 मित्र किसी जगह पे रहते थे, वो काफ़ी अच्छे मित्र थे दोनों, लेकिन दोनों का रहने का जो स्थान था वो थोड़ा दूर-दूर था। मान लीजिए 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के दूरी पर वो दोनों रहते थे। साथ में वो जब काम करने, वर्क करने जाते थे तो वहीं पर वो मिलते थे, ठीक है? अभी क्या होता है कि एक का जो लक्ष्य होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो वो क्या कहता है कि बस हमें जो है क्या करना है, किसी तरीके से इस नौकरी से छुटकारा पाना है। बस हमारी कुछ मजबूरियां हैं जिससे हम ये जॉब कर रहे हैं, हमारे घर का खर्चा इसी से चल रहा है, इसी के कारण से हम इसमें जुड़े हुए हैं, रुके हुए हैं। नहीं तो जैसे ही हमारा वहाँ का काम निपटता है, हम क्या होच कर देंगे, इसको छोड़कर हम दूसरी लाइन में चले जाएंगे, या हमारा जो टारगेट है हम उसको अचीव करेंगे। दूसरा जो है वो क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्त, वो बताता है कि हाँ भैया आप तो सही है, और हमें तो अच्छा लगता है ये करना, यहाँ पे हमारे चाचा भी करते हैं और बगल के एक दादा हैं वो भी करते हैं, तो हमें यहाँ पे अच्छा लगता है। हमारे मौसी का लड़का भी यही करता है, लेकिन वो अलग कहीं पे करता है, बस यही जॉब करता है, तो हमें अच्छा लगता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो आवश्यकताएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्त, और जो वो होता है उसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उसके समाज का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ के लोग, हो सकता है अधिकतर लोग बिजनेसमैन हो, ठीक है? बिजनेसमैन हो सकते हैं, या किसी दूसरे जॉब से संबंधित हो सकते हैं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित हो सकते हैं, तो उसका मन नहीं लग रहा, उसको भी लगता है कि जैसे सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं वैसे मैं भी करूंगा, जैसे सभी लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं वैसे मैं भी करूंगा। और जो दूसरा दोस्त है उसका, वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि अब चाचा दादा तो ये कर ही रहे थे, मौसी का लड़का भी यही कर रहा है, बुआ का लड़का भी यही कर रहा है, तो यानी कि हमें भी यही करना चाहिए, इससे बड़ी कोई चीज़ होती होती नहीं है, सभी लोग यही करते हैं, आराम से जीवन कट जाएगा। ठीक है? तो इसका प्रभाव जो है कहीं न कहीं पर आपको उसकी आवश्यकता के ऊपर देखने को मिला, उनके विचारों के ऊपर देखने को मिला। ठीक उसी प्रकार से जो है टीचर जो पढ़ाता है मेरे प्यारे दोस्त, जो शिक्षा ग्रहण करवाता है, उसका भी प्रभाव बालक के लक्ष्य के ऊपर जो है क्या पड़ता है मेरे प्यारे दोस्त, प्रभाव पड़ता है। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो आपका कहीं न कहीं टारगेट दूसरा होगा, आप वहीं प्राइवेट में पढ़ेंगे तो आपका टारगेट चेंज हो जाएगा। हर स्कूल में जो है कोई न कोई ऐसी कांस्टेंट लक्ष्य रखे जाते हैं, कांस्टेंट जो है टारगेट रखे जाते हैं, जो सभी के लिए बताए जाते हैं कि ये तुम अचीव कर लो। उसमें से कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, ठीक है? वही होता है। आगे बताते हैं कि दार्शनिक शैक्षिक विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखकर जीवन की दशाओं पर चिंतन, मनन और तर्क करते हैं। मतलब बताते हैं जो दार्शनिक है मेरे प्यारे दोस्त, वो शैक्षिक विकास की आवश्यकता क्या क्या हो सकती है उनको ध्यान में रखते हैं, और साथ ही साथ जीवन की जो दिशा दशाएं होती हैं उन पर चिंतन करते हैं और मनन करते हैं और तर्क करते हैं, और जीवन के लक्ष्यों में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। आपके जीवन में जो लक्ष्य हों उनको परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार दार्शनिकों की विचारधारा अर्थात दर्शन शास्त्र द्वारा जीवन लक्ष्यों का निर्धारण होता है। मतलब कह रहे हैं इसी के कारण अगर आप देखें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो दार्शनिक विचारधारा होती है मेरे प्यारे दोस्त, या आप कह सकते हैं दर्शन शास्त्र द्वारा जो है जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण होता है। ये आप यहाँ पर इतना बता सकते हैं, ठीक है? आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि प्रकृतवाद के प्रकारों की विवेचना कीजिए। प्रकृतवाद के प्रकारों की विवेचना करनी है मेरे प्यारे दोस्त कि प्रकृतवाद के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रकृतवादी बालक को प्राकृतिक साधनों के आधार पर प्राकृतिक वातावरण में स्वाभाविक स्वक्रियाओं के माध्यम से स्वतंत्र शिक्षण देना चाहते हैं। प्रकृतवाद के निम्न 3 प्रकार हैं। मतलब बताते हैं जो प्रकृतवादी बालक होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसमें क्या किया जाता है कि उनके जो साधन होते हैं मेरे प्यारे दोस्त वो भी प्राकृतिक होते हैं, उनको प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया जाता है। स्वाभाविक स्वक्रियाएं मतलब उनके अंदर जो स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं या जो उन अपने द्वारा वो करके जो कुछ भी सीखते हैं वो स्वतंत्रता से सीख सकते हैं, स्वतंत्र शिक्षण देना चाहते हैं। मतलब उनको कोई बाध्य ना किया जाए किसी भी प्रकार से कि आपको यही करना है। जो वो कर रहे हैं उससे आराम से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, या तो उससे अच्छा रिजल्ट आ रहा है या बुरा रिजल्ट आ रहा है, तो कुछ ना कुछ आराम से क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अब बात करते हैं प्रकृतवाद के। यहाँ पे 3 प्रकार बताएंगे। पहला भौतिकवादी प्रकृतवाद, दूसरा यंत्रवादी प्रकृतवाद और तीसरा जीव विज्ञानवाद का प्रकृतवाद, ठीक है? अब बात करते हैं भौतिकवादी प्रकृतवाद के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रकृति के बाह्य नियमों पर
मनुष्य का प्रभाव, प्रकृति का जो बाह्य नियम है मेरे प्यारे दोस्त, उसके ऊपर मनुष्य का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका शिक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसका जो प्रभाव है मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा पर नहीं पड़ता है, इसका प्रभाव इसका शिक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जो प्रकृति के बाह्य नियम है उस पर मनुष्य के पर बाह्य नियम का जो है मनुष्य पर तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन शिक्षा के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं पे बताते हैं कि यंत्रवादी प्रकृतिवाद के बारे में तो लिखे हैं, मनुष्य यंत्रवत पुद्गल एवं गति से निर्मित है। ठीक है, मतलब बता रहे हैं कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो मनुष्य है वो यंत्रवत पुद्गल और गति से निर्मित है। ठीक है, आगे लिखते हैं, मनुष्य की चेतना में विश्वास नहीं है। मनुष्य की चेतना में क्या नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, विश्वास। चेतना को आप कह सकते हैं होश में मेरे प्यारे दोस्त, तो होश में कोई विश्वास नहीं है। पशुवत आचरण व मानव आचरण में कोई भेद नहीं है। जैसे पशु कार्य करते हैं ठीक उसी प्रकार से मनुष्य करते हैं, दोनों में कोई अलगाव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जाता है। जो जीव विज्ञान का प्रकृतिवाद है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें बताते हैं कि मनुष्य का विकास सिद्धांत के आधार पर विकास, मतलब कह रहे हैं जो मनुष्य का विकास होता है मेरे प्यारे दोस्त, विकास सिद्धांत जो होता है वो उसी सिद्धांत के आधार पर ही मनुष्य का विकास होता है, कुछ अलग नहीं हो सकता है। मतलब कुछ नियम फिक्स होते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग जो है मनुष्य डेवलप कर पाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 5वां नंबर पूछ रहा है कि प्रकृतिवाद व शिक्षक, प्रकृतिवाद व शिक्षक पर टिप्पणी लिखिए। मतलब प्रकृतिवाद में शिक्षक के बारे में क्या बताया गया है, कैसा सोचते हैं प्रकृतिवाद शिक्षक के बारे में, उसी के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो लिखते हैं, प्रकृतिवादी शिक्षा योजना में शिक्षक का स्थान गौण है। मतलब बताते हैं कि यहाँ पे शिक्षक का स्थान गौण माना गया है, कोई उतना ख्याल नहीं रखा जाता है। प्रकृतिवादियों के अनुसार प्रकृति ही बालक का वास्तविक शिक्षक है। क्या मानते हैं कि कोई मनुष्य बालक का शिक्षक नहीं हो सकता है, जो प्रकृति है मेरे प्यारे दोस्त वही बालक का वास्तविक शिक्षक होता है, तथा शिक्षक का कार्य केवल बालक के स्वाभाविक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना है। मतलब बताते हैं कि शिक्षक का काम केवल इतना होता है कि उसके लिए जो कुछ भी उसे सीखना है उसके लिए अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करे। ठीक है, वो कार्य क्या होता है, केवल शिक्षक का होता है, तो वो कार्य प्रकृति अपना करती रहती है। आगे लिखते हैं, इस विषय में जो है रॉस महोदय ने लिखा भी है। क्या लिखते हैं कि यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो वह पर्दे के पीछे है। मतलब बताते हैं कि शिक्षक का अगर कोई स्थान कहीं पर होता भी है तो वो केवल पर्दे के पीछे होता है मेरे प्यारे दोस्त। वह बालक के विकास का निरीक्षण करने वाला, ना कि उसको सूचनाओं, विचारों, आदर्शों और इच्छा शक्तियों को देने वाला या चरित्र निर्माण करने वाला है। मतलब बताते हैं उसका काम, अगर कोई शिक्षक का, पहले तो शिक्षक का स्थान होता ही नहीं, अगर होता भी है तो पर्दे के पीछे होता है। और बात करें बालक के विकास में, जो मेरे प्यारे दोस्त बालक के विकास में शिक्षक का कार्य केवल इतना ही होता है कि वो निरीक्षण करने वाला हो कि कहीं कोई गलत ना होता हो, ना कि उसे सूचनाएं, ना कि उनको उसको सूचनाओं, ठीक है, विचारों, आदर्शों, इच्छा शक्तियों को देने वाला हो। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको सूचना देता हो, आपको विचार देता हो कि आप ये सोचो, आपको आदर्शों के बारे में बताता हो, आपकी इच्छा शक्ति देता हो। ये उसका कार्य नहीं है, उसका केवल कार्य है कि निरीक्षण करना, आप कहीं गलत ना जाने पाए, बताते हैं, या उसके चरित्र का निर्माण करने वाला। ठीक है, इस प्रकार से बताते हैं। आगे लिखते हैं, बालक इन बातों को स्वयं ही कर लेगा। वो क्या बताते हैं कि ये सब काम शिक्षक का नहीं होता है, शिक्षक का काम नहीं होता है, ये केवल बालक का काम होता है, वो स्वयं कर लेगा। बस आप ये देखते रहिए कि वो गड़बड़ स्थान पर न जाने पाए, निरीक्षण करते रहिए बस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो छठा नंबर प्रश्न बता रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि प्रकृतिवाद की शिक्षण विधियों को संक्षेप में बताइए। प्रकृतिवाद की शिक्षण विधियां क्या हैं उसको संक्षेप में आपको यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त बताना है। तो इसका जवाब आप कुछ इस प्रकार से देंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो इसमें आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रकृतिवाद की देन महत्वपूर्ण है। अगर बात करें शिक्षण जो विधियां अपनाई जाती हैं आजकल के समय में बालकों को शिक्षा देने के लिए, उसके क्षेत्र में जो प्रकृतिवाद की देन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। यह प्राचीन और परंपरागत शिक्षण विधियों के विरुद्ध क्रांति है। मतलब बता रहे हैं कि जो पहले जिस प्रकार से पढ़ाया जाता, प्राचीन का मतलब पुरानी, और परंपरागत का मतलब लगातार, जैसे किसी को पढ़ाया गया और जैसा उसको पढ़ाया गया था ठीक उसी प्रकार से वो अगले आदमी को पढ़ा रहा है, फिर वो सीखेगा, वो जैसा सीखा वैसे दूसरे को सिखा रहा है। तो ये परंपरागत मतलब एक जो नियम होता है वही लगातार चलता रहता हो। ठीक है, तो ये बताते हैं कि जो प्राचीन और परंपरागत शिक्षण विधियों हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनके विरुद्ध क्रांति है, वो उनको नहीं मानते हैं, उनका अवरोध, उनके बीच में अवरोध उत्पन्न करते हैं, उनका विरोध करते हैं, आप इस तरीके से बता सकते हैं। यह रटने और निष्क्रिय अभ्यास का विरोध तथा करके सीखने व अनुभव द्वारा सीखने का समर्थन करता है। मतलब बताते हैं जिस प्रकार से बालक को कोई चीज रटाया जाता है
या अभ्यास किसी चीज़ का करवाया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, उसका ये जो प्रकृतिवाद है ये क्या करता है, ये उसका विरोध करता है। ये बताता है कि बालक करके खुद सीख लेगा जो कुछ उसे सीखना है, ठीक है? अनुभव के द्वारा ही वो सीख लेगा, वो उसी का समर्थन करते हैं प्रकृतिवादी। वो ये नहीं बताते हैं कि बालक रटे या अभ्यास करे, ठीक है? आगे लिखते हैं इसके बारे में, रूसो की सलाह जिस पर प्रकृतिवादी की सब शिक्षण विधियां आधारित हैं यह थी। मतलब बताते हैं क्या मेरे प्यारे दोस्त कि इसके बारे में रूसो ने कुछ अपनी सलाह दी है। और रूसो एक ऐसे व्यक्ति थे मेरे प्यारे दोस्त जिस पर प्रकृतिवाद की सब शिक्षण विधियां क्या थी मेरे प्यारे दोस्त, आधारित थी। तो उसमें वो अपनी बात क्या रखते हैं, वो लिखते हैं कि अपने छात्र को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ। जो छात्र है मेरे प्यारे दोस्त उसको मौखिक पाठ मत पढ़ाओ, उसे केवल अनुभव से सीखने दो। उसे केवल क्या करने दो मेरे प्यारे दोस्त, अनुभव से सीखने दो। जब भी संभव हो आप कार्य द्वारा पढ़ाए और शब्दों का सहारा लेकर सहारा केवल तभी लें जब कार्य करना संभव ना हो। मतलब बताते हैं कि आप बालक को तभी पढ़ाएं या फिर तभी शब्द का प्रयोग करें जब कार्य करके सीखना संभव ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई छोटा सा बच्चा है मान लीजिए, ठीक है, ले सकते हैं कि वो बार बार दीपक की तलब जो है कहीं पे मान लीजिए दीपक जल रहा है, जैसे अभी दिवाली का जो है माहौल है। और बाय द वे आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे दोस्त। और फटाफट जो है आप क्या कीजिएगा, खूब धड़ल्ले के साथ गोले जलाइए, पटाखे जलाइए, लेकिन ध्यान रखिए किसी से उसको कोई नुकसान ना पहुंचने पाए। और आप ये भी ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त कि दीपक भी जलाइए, जो कड़ू का तेल का जो दीपक होता है उसका प्रयोग कीजिए, मोमबत्ती का कम कीजिएगा कि जिससे आप गोला जला रहे हैं, पटाखा जला रहे हैं तो उससे प्रदूषण होता है। और जब आप कड़ू के तेल का जो है मेरे प्यारे दोस्त या सरसों के तेल का जब दीपक जलाएंगे तो उससे वातावरण शुद्ध होगा। तो दोनों का जो है कॉम्बिनेशन मिलके न्यूट्रल रहेगा मामला। तो इस प्रकार से आप काम कीजिएगा, ठीक है। तो वही चीज जैसे आप मान लीजिए दिवाली है और दिवाली में कोई बालक क्या कर रहा है, किसी दीपक के पास बार बार जा रहा है, बार बार जा रहा है, तो उसको आप रोक रहे हैं। तो उसके अंदर लालसा कहीं ना कहीं बनी रह जाती है, क्यों रोक रहे हैं, ठीक है। भले ही वो बोल ना पाए, कह ना पाए, कुछ ना कर पाए, लेकिन उसके मन में जो है, जैसे अभी आप बैठे हैं, आप क्या कीजिएगा कि अभी जब वीडियो खत्म हो तो आप किसी से जाके कहिए कि देखो बैठ जाना, उसके बाद कहना देखो मैं तुम्हें कुछ बात बताने जा रहा हूँ, उसको पहले ध्यान से सुनो। हाँ ठीक है, वो सुनेंगे। फिर कहना कि पीछे मुड़कर मत देखना, ठीक है। और यही केवल कहना, हाँ पीछे मुड़कर मत देखना। वो बंदा जरूर पलट के देखेगा, चाहे 2 मिनट बाद ही देखेगा जरूर कि क्या था भाई पीछे, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो बालक होता है वो बार बार दीपक को छूने का प्रयास करेगा। अब क्या करिए कि आप उसको रोकिए मत, उसको हल्का सा छू लेने दीजिए या हल्का सा उसके किनारे ले जाइए, हल्का सा मतलब ऐसा मत कीजिएगा कि जल जाए या झलका वगैरह निकल आए, ठीक है। उस वो काम मत कीजिएगा, मतलब इतना दिखा दिए कि हाँ इससे जल सकते हो, तो वो खुद नहीं जाएगा, बातें खत्म हो जाएगी वहां पे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बताते हैं। आगे लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि प्रकृतवादियों ने शिक्षा की खेल विधि को उत्तम बताया है। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा खेल के द्वारा दी जाती है वो सबसे उत्तम विधि होती है शिक्षण की विधि की। आगे लिखते हैं, अतः प्रकृतवादियों के सिद्धांतों ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण शिक्षा पद्धतियों को जन्म दिया। जो प्रकृतवादी के सिद्धांत है मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों के बारे में बताया। जैसे आपकी आ जाती है मेरे प्यारे दोस्त ह्यूरिस्टिक पद्धति, दूसरी आ जाती है डाल्टन पद्धति, तीसरी मांटेसरी पद्धति, चौथी निरीक्षण पद्धति, चौथा खेल पद्धति, और भी सारे हैं, ठीक है। ये इतने सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 7वां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। क्या आप समझते हैं आदर्शवाद से, उसके बारे में बताना है। तो इसमें आप हेडिंग डाल देंगे कि हेंडरसन के अनुसार जो है आदर्शवाद, किसके अनुसार, हेंडरसन के अनुसार आदर्शवाद, उन्होंने क्या कहा है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि आदर्शवाद के बारे में हेंडरसन जी लिखते हैं कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। आदर्शवाद क्या करता है, जो मनुष्य का आध्यात्मिक पक्ष होता है मेरे प्यारे दोस्त, आध्यात्मिक पक्ष होता है, भौतिक पक्ष होता है, कई सारे पक्ष होते हैं मनुष्य के, तो ये क्या करता है, आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन से सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब कह रहे हैं कि इसका कारण केवल यही है कि जो आध्यात्मिक मूल्य होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो मनुष्य और जीवन से सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। आदर्शवादियों को विश्वास है कि मनुष्य का सीमित मस्तिष्क असीमित मस्तिष्क का स्थान ले लेता है। मतलब वो ये मानते हैं कि जो मनुष्य होता है उसका तो पहले सीमित मस्तिष्क होता है, मतलब वो थोड़ा सोच सकता है, एक सीमा में ही सोच सकता है। लेकिन अगर उसके ऊपर वो मेहनत करे, वर्क करे, ठीक है, उसके ऊपर अभ्यास करे, प्रयास करे मेरे प्यारे दोस्त, तो वो किसी भी चीज को
बृहद रूप धारण कर सकता है, मतलब उसका जो सीमित मस्तिष्क है मेरे प्यारे दोस्त, वो असीमित रूप धारण कर सकता है, असीमित स्थान ले लेता है, असीमित मस्तिष्क का स्थान ले लेता है, मतलब फिर वो इंटरनेशनल नेटवर्क उसका पकड़ लेता है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। वह यह मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। मतलब क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि जो व्यक्ति होता है और जो संसार होता है, ये दोनों क्या होती हैं? बुद्धि की अभिव्यक्तियां होती हैं। अभिव्यक्ति का मतलब होता है किसी के सामने जब आप कोई चीज़ प्रकट करते हैं तो उसी को अभिव्यक्ति कह दिया जाता है। ठीक है, आगे लिखते हैं, वह कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या मस्तिष्क से ही की जा सकता है, किया जा सकती है, की जा सकती है। मतलब बताते हैं कि ठीक है, आप अगर भौतिक संसार की व्याख्या करना चाहें तो आप मस्तिष्क के द्वारा ही कर सकते हैं। अगर आपके पास मस्तिष्क नहीं है तो आप उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत जो है बदलते मौसम के अनुसार खांसी वगैरह थोड़ा बहुत आ जाती है। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा बहुत अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आप देख लीजिएगा। चलिए अगला जो यहाँ पे नाम आता है मेरे प्यारे दोस्त, वो आ जाता है बुबाकर के अनुसार। तो बुबाकर महोदय ने लिखा है कि आदर्शवादियों का कहना है कि संसार को समझने के लिए मस्तिष्क सर्वोपरि है। मतलब वो बताते हैं कि अगर आप संसार को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना पड़ेगा। मस्तिष्क ही क्या है? सर्वोपरि है। उसके लिए इससे अधिक वास्तविक बात कोई नहीं है। उसके लिए जो है मेरे प्यारे दोस्त, इससे अधिक वास्तविक बात, इससे रियल बात कोई भी नहीं है। मस्तिष्क संसार को समझने में लगा रहे और किसी बात को इससे अधिक वास्तविकता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि किसी और बात को मस्तिष्क से अधिक वास्तविकता समझना स्वयं मस्तिष्क की कल्पना होगी। मतलब कह रहे हैं कि अगर वास्तविकता आप किसी को देना चाहते हैं तो वो केवल मस्तिष्क को दे। अगर इसके अलावा भी आप किसी को इससे अधिक वास्तविकता दे रहे हैं तो वो मस्तिष्क ही दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। तो इसीलिए आप क्या करें? मस्तिष्क को ही सबसे वास्तविक वस्तु या वास्तविक चीज माने। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है आदर्शवाद के बारे में बता सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि प्रमुख आदर्शवादी विचारकों के नाम लिखिए। जो कुछ हुए हैं आदर्शवादी विचारक, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। कुछ नाम आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो बताया जाता है कि आदर्शवाद के संस्थापक जो थे मेरे प्यारे दोस्त, किसे माना जाता है? प्लेटो जी को माना जाता है। और प्लेटो की ही विचारधारा को आधार बनाकर आदर्शवाद का विकास करने वाले प्रमुख विचारक में से पहले तो दकार्ते जी आ जाते हैं आपके। ठीक है, दूसरे आपके स्पिनोजा जी आ जाते हैं। तीसरे आपके लाइब्निज जी आ जाते हैं। तीसरे आपके आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त वर्कले आ जाते हैं। चौथे आपके कांट महोदय आ जाते हैं। पांचवें आपके फिक्टे महोदय आ जाते हैं। छठे हीगल। सातवें सेलिंग महोदय। आठवें आपके सोपनहावर और भी सारे लोग आ जाते हैं। तो इतने नाम यहाँ पे आप मुख्य मुख्य याद कर सकते हैं। आगे लिखेंगे, आदर्शवाद की इस विचारधारा को आधार बनाकर शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित करने वाले प्रमुख आधुनिक शिक्षा शास्त्री कौन है मेरे प्यारे दोस्त? पेस्टोलॉजी जी हैं, हर्बर्ट जी हैं और फ्रोबल महोदय हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनका नाम यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य बताइए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं ने शिक्षा को प्रभावित किया है। मतलब कह रहे हैं कई सारी ऐसी दार्शनिक विचारधाराएं आई हैं जिसने क्या किया है? शिक्षा को प्रभावित किया है। शिक्षा के आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा के आध्यात्मिक जीवन, जो आध्यात्मिक जीवन की अभी बात कर रहे थे आप आदर्शवाद में, उसी की बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति ही क्या कहलाती है? आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है मेरे प्यारे दोस्त। आगे आप लिखेंगे, मनुष्य में बुद्धि एक विलक्षण शक्ति है। बुद्धि क्या है मेरे प्यारे दोस्त? एक विलक्षण शक्ति है। इसके सहारे यह वातावरण को अपने अनुकूल बना सकता है। कोई भी वातावरण में अगर आप रहना चाहते हैं तो उसको अपने अनुकूल बनाने के लिए आपको बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। वही चीज बताते हैं। आगे लिखते हैं, स्वयं वातावरण को दास होकर नहीं रहता। मतलब कह रहे हैं कि स्वयं को वातावरण का दास नहीं बना लेता, कि जैसे अभी ठंडी हो रही तो आप गुड़गुड़ गुड़गुड़ बैठ के कांप रहे हैं, उससे सावधान। तो आप क्या करता है, मनुष्य हीटर
आग जला लेता है, रजाई, कपड़ा, स्वेटर, जैकेट, एक से एक जैकेट आ गई हैं, तो ये सारी चीज़ें पहनकर वो क्या करता है, वो अपने अकॉर्डिंग रहता है, ठंडी का उसके ऊपर फिर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है? तो वो वातावरण का दास नहीं होता है। व्यक्ति का उन्नयन आदर्शवादी का शिक्षा का क्या है मेरे प्यारे दोस्त? महत्वपूर्ण लक्ष्य है। व्यक्ति का उन्नयन मतलब व्यक्ति का आगे बढ़ना ही क्या है? शिक्षा, आदर्शवादी शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मानव जाति द्वारा संचित की गई संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य है। आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य क्या है मेरे प्यारे दोस्त? जो मानव जाति द्वारा संचित की गई संस्कृति है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना, ये भी उसका लक्ष्य हो जाता है। संक्षेप में आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तिक एवं सामाजिक उन्नति में सहयोग करना है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? व्यक्तिक एवं सामाजिक उन्नति में सहयोग करना ही क्या है? आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न और आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। आखिरी प्रश्न मतलब 10 नंबर प्रश्न क्या बता रहा है कि आदर्शवादी शिक्षण विधियों को संक्षेप में लिखिए। क्या मेरे प्यारे दोस्त? आदर्शवादी शिक्षण विधियों को आपको यहाँ पर संक्षेप में लिखना है। तो उसमें से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आदर्शवादी सुकरात प्रश्न विधि, ठीक है, उसके बाद प्लेटो ने संवाद विधि, अरस्तु ने आगमन और निगमन विधि, हीगल ने तर्क विधि, ठीक है, और हर्बर्ट ने निर्देश विधि को अपनाने पर बल दिया है। कुछ आदर्शवादी व्याख्यान और अभ्यास एवं आवृत्ति द्वारा शिक्षा पर बल देते हैं। फ्रोबेल खेल द्वारा शिक्षा पर, पेस्टोलॉजी अभ्यास द्वारा एवं आवृत्ति द्वारा शिक्षा पर क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त? बल देते हैं। तो आप इस प्रकार से शिक्षण विधियों के बारे में भी बता सकते हैं आदर्शवादी के, ठीक है। नाम याद कर लीजिएगा कि जैसे सुकरात ने प्रश्न विधि के बारे में बताया, प्लेटो ने संवाद, अरस्तु ने आगमन और निगमन विधि, हीगल ने तर्क विधि, हर्बर्ट ने निर्देश विधि अपनाने पर क्या किया है मेरे प्यारे दोस्त? बल दिया है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।